बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। शाहजेब अहमद और माया खान के साथ आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और यूट्यूब पर बराह रास्त। आज 14 मार्च 2022 है और सियासी माहौल बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूं कहिए गहमा गहमी हो रही है और गर्मा गर्मी बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। प्रोग्राम को शुभनामा के साथ अगर आगाज करें तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सियासी माहौल में तेज रफ्तारी आ रही है। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, इमरान खान ना कभी जो है झुका था ना कभी झुकेगा। अब इसके हवाले से बहुत सारी, अगर दूसरी तरफ बात करें तो बिलावल भुट्टो ने कह रहे हैं कि अपने नंबर पूरे करने के बजाय वजीर आजम धांधली की कोशिश कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा। मुस्लिम लीग काफ ने भी फैसला कर लिया है कि चौधरी रजाई का ये कहना है कि असेंबली की मुद्दत पूरी करने पर इत्तफाक जो है वो हुआ है। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। अगली शुभनामा की खबर अगर सियासी माहौल से जोड़ें तो वो गलत ना होगी कि कुछ बात अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से उन्होंने अगर एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कुछ ऐसा इशारा दे दिया जैसे उनका सफर जो है वो पीटीआई के साथ खत्म हो रहा है। अगर एग्जैक्ट अल्फाज आपको बताऊं तो कुछ ऐसे लिखे हुए ट्वीट में कि घबराना नहीं है, आसाब का खेल है, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएगा, हमारे रास्ते जुदा, आपने वफा का जो सिला दिया वो याद रखूंगा। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब का क्या इस तरफ इशारा है, किस तरफ उनका जो है वो आगे उनका सफर होगा, क्या ये खैराबाद कह रहे हैं या सिर्फ एक नाराजगी का इजहार है पिछली दफा की ट्वीट्स की तरह, ये तो जाहिर प्रोग्राम में आगे चल के ही पता चलेगा। बात वापस आ जाए उसके तेज रफ्तार तरीके के साथ और रफ्तार के साथ सियासी माहौल गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले लगता है एक बड़ा धचका लगने वाला है। वो क्या धचका हो सकता है कि कौमी असेंबली के जो रुकन हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, क्या वो पार्टी से जुदा खैर हो जाएंगे या खैराबाद कह देंगे? साथ इसका क्या मतलब हो सकता है वज़ीर आज़म के लिए, क्या एक और वोट कम हो जाएगा? ये और बहुत सारे सवालात हमारे जहन में और आवाम के जहनों में आते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग शाह साहब। बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त गहमा गहमी है। ओवर द वीकेंड इट वाज अ लॉट ऑफ हैपनिंग। आम आवाम भी, सियासी लीडर्स भी, तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी में मसरूफ थे। शाह साहब, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन? अदम एतमाद का जो वोट है क्या वो कम होता नजर आ रहा है या वो स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? लोगों की नाराजगी की तरफ इशारा करते हुए भी पूछ रही हूँ। जी सर। जी मोहतरमा, जहां तक तो है पीटीआई का सपोर्ट बेस, उसमें क्लैरिटी है। जो पीटीआई का वोटर है जिसने पीटीआई को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर मेंबरान कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को मुंतखब किया, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खड़ा है जमात के साथ और जमात के कायद इमरान खान के साथ। उसमें जरा लचक नहीं है और वो बड़े गौर से देख रहा है कि कौन सा मेरा मुंतखब नुमाइंदा जो है वो इस वक्त हिचकिचाहट महसूस कर रहा है या वो घबराहट का शिकार है। वो बड़े गौर से देख रहा है। तो मुझे क्लैरिटी है कि इमरान खान का जो सपोर्ट बेस था 2018 में वो न सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, लोग समझते हैं और बड़ा सियासी शऊर रखते हैं मोहतरमा, और वो ये है, लोग देख रहे हैं कि ये जो टोला इकट्ठा हुआ है जी, ये एक मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है। आपस में इनकी कोई दिल साफ नहीं है, कोई इनकी एक सियासत नहीं है, मुनाफकत की सियासत हो रही है। वन पॉइंट एजेंडा है इमरान खान को फारिग करना। अब वो कहते हैं इमरान खान को फारिग करके हमें क्या हासिल होना है? आवाम कह रही है हमें क्या हासिल होना है? इनके पास क्या प्रोग्राम है, इनके पास क्या शोर है? आप इनको हटा दो, फिर क्या होगा? भांत भांत की बोली, इंस्टेबिलिटी, मुल्क में सारा निजाम जो है, जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो दरम बरम हो जाएगी। और जो खित्ते की सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, यूक्रेन की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की तवज्जो अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पे होनी चाहिए थी, वो कहाँ जाएगी? लोगों में क्लैरिटी है और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये अदम एतमाद नाकाम होगा। ये बेमुराद लौटेंगे और आप देखेंगे, हमने दीर में देखा, मेलसी में देखा, कल हाफजाबाद में देखा, और इंशाअल्लाह मैं आज कह रहा हूं, मैं खान की बात की तायद कर रहा हूं, टी चौक पे आप एक इंसानों का समुंदर देखेंगे जो यकजहती करने आएगा। और आखिरी बात जी,
ये बताएं, लोगों में सियासी शऊर है। जब वो देखते हैं कि नून लीग आज ऑफर कर रही है वजारत आला किसको, काफ लीग को, क्या इसमें कोई उनमें कोई नजर आ रही है उनको कोई सदाकत? नहीं, ये एक हरबा दिखाई दे रहा है, ये एक चाल दिखाई दे रही है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सियासी शऊर रखते हैं और लोग इनकी चालों को समझते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगा। अच्छा शाह साहब, यानी कि अगर यूं कहिए कि मैं ये सही समझ रही हूं कि क्योंकि अभी तक का तासुर ये है कि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन अभी आपने इस तरह फरमाया कि देखिए तो आपस में बज़ाहिर, देखिए मोहतरमा, बज़ाहिर आपको स्ट्रांग दिखाई, ये खोखली है, ये अंदर से खोखले हैं, इनका नजरिया एक नहीं है, इनकी नीयतें साफ नहीं है, ये एक दूसरे से हाथ कर रहे हैं, एक दूसरे से चाल कर रहे हैं, ये तीनों जो है ना इनकी दिल ही साफ नहीं है। आपका क्या ख्याल है? बिलावल चाहेगा कि नून लीग रिवाइव हो जाए? पीपल्स पार्टी पंजाब में पहले मुर्दा हो चुकी है, वो मजीद उसको दफन करना चाहेगा। आपका क्या ख्याल है? शहबाज शरीफ चाहेगा कि बिलावल वजीर आजम बन जाए? मजाक है, लोग इस मजाक को समझ गए हैं। लोग समझते हैं कि ये नाटक जो है ये सिर्फ इमरान खान को नजरों से हटाने के लिए है। और मैं और कर दूं, इसके पीछे तो और भी हाथ है, इसके पीछे और भी हाथ हैं जिसका अभी मैं जिक्र नहीं करता, वक्त आने पे करूंगा। ठीक शाह साहब, लेकिन एक चीज की, किस तरह की जबान जिस तरह इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये पाकिस्तानी सियासत के लिए आपको लगता है फोर्थ कमिंग टाइम्स में क्या ये अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा? जिस तरह की तेज तरार जबान। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और जबान अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, और आप अपने मुखालिफ पर बगैर गिरे हुए भी तनकीद कर सकते हैं, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए बीबी कि पर्दादार खवातीन जिनका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है उसको मुलव्वस करना, ये कहाँ की सियासत? बेशक, ठीक है ना। वफात पाए गए वालिदैन को सियासत में घसीटना, ये कहाँ की सियासत है? देखिए, आप मुकाबला कर रहे हैं, हम आपका मुकाबला कर रहे हैं सियासी अंदाज में, आप हमारा सियासी अंदाज में मुकाबला करें। और अगर आप समझते हैं कि आप जुमलाबाजी करेंगे तो जुमलाबाजी तो फिर यहां से भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। वाकई में इस तरह के जब अल्फाज हम देखते हैं और सुनते हैं और तनकीद होती है एक दूसरे के ऊपर, तो नजर आता है कि ये किस तरह की सियासत है। एक आम इंसान कहते हैं कि शऊर याफ्ता जो है। बहुत 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 शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला और आपने आके रहनुमाई फरमाई। सियासी माहौल इस वक्त ऑब्वियसली बहुत तेज रफ्तारी से, पूरी आवाम की जो नजरें हैं वो इस वक्त न्यूज चैनल्स पर और मुल्क की सियासत पर जो है वो जमी हुई हैं, और बहुत सारी बातें प्रोग्राम में आगे भी करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और इशू है जिसका हमें सामना है, और अगर हम ये बात करें कि एक अवाम जिसके ऊपर महंगाई का चैलेंज और है, साथ में कुछ बीमारियां भी अगर उसी में जन्म लेना शुरू कर दें जो कि खाने पीने और खुराक से जुड़ी हैं, तो वो गलत नहीं होगा, जो कि आम इंसान के लिए बहुत परेशान कुन बात है। एक बीमारी है जो फैल रही है, जिसका नाम है लिम्पी स्किन। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने गाय का गोश्त इस्तेमाल कम कर दिया है। गाय का गोश्त हेल्थ रीजंस की वजह से, बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं कि आपको गाय का गोश्त कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये डर ये हो गया है क्या आम अवाम जो है वो ये मीट ना खाए। अब ये भी एक जो है वो बड़ी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये मुर्गी में भी आ गई है, ये दूसरे गोश्त में भी आ गई है। ये सवाल बहुत ज्यादा अवाम को डरा भी रहे हैं और खौफ में मुब्तला भी कर रहे हैं। इस खौफ से गोश्त का कारोबार जो है करने वालों का रोजगार कितना उस पर असर पड़ा है, क्या अफेक्ट हुआ है उनकी सेल्स पर, असल में हालात क्या हैं, मार्केट में क्या हो रहा है। हमारी टीम के मेंबर शाहरुख अहमद साहब गए, आइए आपको दिखाते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर बीमार जानवरों की तस्वीरें वायरल होने के बाद कराची के शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हैं। उन्होंने गोश्त खाना छोड़ दिया है। लेकिन अब कराची के एक बड़े अस्पताल ने एक रिसर्च दी है जिसके मुताबिक लंपी स्किन इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। इसके बाद से गोश्त वालों के कारोबार में कितना फ़र्क आया है, चले जानते हैं। हम एक गोश्त की दुकान पे आ चुके हैं। यहाँ के मालिक से पूछते हैं कि लंपी स्किन आने के बाद उनका कारोबार कितना मुतासर हुआ। वालेकुम सलाम। सर, ये जो बीमारी आई लंपी स्किन नाम से, इसके बाद से आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर? तकरीबन 40% जो है वो नीचे आ गया है। लोग आते हैं तो पहला सवाल क्या करते हैं? वो ये पूछते हैं कि ये गोश्त जो है क्या है, ये बीमारी तो नहीं है कुछ, ये
तो फिर हम उनको कन्वेंस करते हैं। किस तरह कन्विंस करते हैं? उनको हम बताते हैं कि सर ये हम वेटरनरी डिपार्टमेंट से इसको अप्रूव कराते हैं स्लॉटर हाउस से, और ये हम अपना जानवर परचेस करके वहाँ ज़िबा करवाते हैं। उसके बाद फिर उनको ये समझ आती है कि हाँ, फिर वो उनके कुछ स्लिप्स हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट के, वो हम उनको दिखाते हैं, और हमारे पास इसका लाइसेंस भी है। अच्छा, जो लोग सस्ता, हमने सुना था कि सस्ता हो गया, गवर्नमेंट ने हमसे पाबंदी लगाई है बेचने पे, सुपर हाईवे पे जो फरोख्त होते हैं सारे, तो क्या उसके बाद कोई सस्ता गोश्त भी मार्केट में आ गया? जी जी, ऐसा हुआ है। उसमें हो क्या रहा है कि जितने भी फार्म हाउस वाले में ना, जो आपके जो एक्सपोर्टर्स में जो जा रहा है गोश्त, वो इस माल को उठा रहे हैं, क्योंकि दुकानों पे तो आपको पता है कि चेक एंड बैलेंस हो गया तो हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, दुकान सील हो सकती है, तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत मोहतात होकर काम करते हैं। एक और दुकान पे आ चुके हैं, मालिक से पूछते हैं कि इस वायरस के बाद से उनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है। तकरीबन जनाब कारोबार तो ऐसा हुआ है कि चाराना भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होता है बछिया को कुछ। अच्छा, जानवर आप कह रहे हैं आप खुद खरीद के लाते हैं, खुद काट के बेचते हैं, तो वो फिर कैसे चेक करते हैं वेटनरी वाले? पंजाब से हमारा जानवर लाते हैं ख़रीद के, स्लेटर हाउस में हम देते हैं, वहाँ होके करा के पास होता है, महसूल की पर्ची देने के बाद फिर उस पर स्टम्प लगती है, स्टम्प लगने के बाद फिर अपनी शॉप पर लाते हैं। अच्छा, जो लोग अब आ रहे हैं गोश्त खरीदने के लिए, वो डरे हुए ज़ाहिर है उस वायरस को लेके, तो आगे क्या सवाल करते हैं पहले? और यही देखते हैं गोश्त पे वो तो टिप्पे तो नहीं है, दाने दाने तो नहीं है, वो चीज़ नहीं होती ना, तो कहते हैं यार आपका गोश्त सही है आप। अच्छा, आम शहरी कैसे पहचान करे कि भाई ये वायरस वाला है और ये वायरस वाला नहीं है? सफ़ा ज़ाहिर हो रहा है, उस पर ना ऐसे टिप्पे टिप्पे से पड़े होते हैं, वो गोश्त आप ना लें। बीफ का कारोबार कम हुआ तो चिकन का कारोबार बढ़ गया। एक चिकन ओनर के पास हम आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार में कितना इजाफा हुआ है। जब से वायरस आया है इसमें कितना इजाफा हुआ है? कारोबार तो पहले से काफ़ी कम है, क्योंकि वायरस की वजह लोग डरे हुए मार्केट में नहीं आए। नहीं, तो वायरस तो बीफ में आया ना, तो चिकन का कारोबार तो बढ़ा है उसमें। साथ चिकन में भी इशू आया हुआ है ना, यानी कि गोश्त में शुमार होता है ये, इसी वजह लोग मार्केट में नहीं आ रहे। लेकिन चिकन का गोश्त तो हमने देखा कि महंगा हो गया पहले से ज़्यादा। महंगा काफ़ी हुआ है, लेकिन लोग मार्केट में नहीं आ रहे खरीदो फरोख्त के लिए ना, चिकन और बीफ वगैरह बहुत कम खरीद रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज़ से अब तक कराची और ठट्टा में 20 जानवर हलाक हो चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हमें एहतियात बरतनी है। अब यहाँ तो आपने देखा कि कारोबार कितना अफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली एक चीज के ऊपर अगर बात होगी तो वहां से रिलेटेड उसकी सेल्स डेफिनेटली वो एक रिलेटेड है, लेकिन लंपी स्किन से क्या क्या और चीजें हो रही हैं, क्या इसमें सदाकत है, कितनी रियलिटी है, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट से बात किए बगैर इस पर जो है हम कोई फैसला नहीं कर सकते। आवाम खौफजदा है, दूध और साथ में जो है गोश्त का इस्तेमाल बंद हो गया है। हमारे साथ मौजूद इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर फैसल महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, बीमारी फैलती है तो फौरन सबसे पहले जो फिजा में ना वो एक खौफ का जो है वो आलम तारी हो जाता है, लोग डरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो उनका रिएक्शन होता है, छोड़ दो ना लो, पता नहीं क्या बीमारियां हो जाएंगी, पता नहीं, फौरन जो है वो खुद साख्ता तौर पर पाबंदियां लगा देते हैं। क्या हकायक है, प्लीज बताइए। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो बिल्कुल ऐसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया कि ये बीमारी जो है ये जानवरों की बीमारी है, इंसानों की बीमारी नहीं है, बल्कि जानवरों में भी बहुत मखसूस सिर्फ ये गाय, भैंस, कैटल, इनको ये इन्फेक्ट करती है और दूसरे जानवरों में ये मुंतकिल नहीं होती, जैसे कि आपके बकरी या दुम्बा या चिकन के अंदर नहीं जाती ये बीमारी। तो ये सिर्फ बिल्कुल कैटल की बीमारी है। अच्छा, ठीक है, यानी कि डॉक्टर साहब हम इस चीज को, इस एम्बिग्युइटी को और इस तरह के डाउट्स को निकाल दें कि खुदा न खास्ता ये मुर्गियों में है या दूसरे जानवरों में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है गोश्त। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें अक्सर लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जिल्द की बीमारियों के, तो वो ये बीमारियां दूसरी हैं, ये इस वायरस से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसको देख के आप फौरन कह सकते हैं कौन सी बीमारी है। ये लंपी स्किन डिजीज नहीं है जो इंसानों में नहीं होती। अच्छा, यानी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने ये क्लियर कर दिया, इट्स ऑब्वियसली इन द एयर राइट नाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इन केस किसी को वो गोश्त खाने से या खुदा न खास्ता इस तरह का दूध पीने से, अव्वल तो आपने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसको कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्या हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता वो डाउट उसका कंफर्म हो जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब।
सो देखिए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जैक्टली यही है कि इवन दो लंपी स्किन डिजीज इंसानों में नहीं होती, ये वायरस इंसानों में नहीं होता, खाने पीने से बहुत सारे दूसरे बीमारी भी फैलती हैं, एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज तो जानवरों की बीमारी है। इंसानों में आजकल जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वो डायरिया फैला हुआ है, और गोश्त खाना, दूध पीना सेफ तो है, मगर एज लॉन्ग एज इसको आप अच्छी तरह पकाएं, और अच्छी तरह याद रखें, जो भी आप पकाते हैं सब कुछ मर जाता है, उसमें कुछ जिंदा नहीं रहता उसके अंदर। इसी तरह दूध को अच्छी तरह उबालें, या जो पेस्चराइज वाला दूध है वो इस्तेमाल करें, उसमें कोई जानवर, कोई जरासीम बचता नहीं है। अलबत्ता अगर आपको कोई शुबा है कि बीमारी है तो ऑब्वियसली डॉक्टर से रुजू करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनकेस डॉक्टर साहब अभी तक कोई ऐसी रिलेटेड चीज आई है कि इनकेस कोई ह्यूमन बॉडी अफेक्ट हुई हो इस इन्फेक्शन के हवाले से, या उसका किसी तरह का कोई रिएक्शन आया हो, ताकि वो डाउट भी दूर हो जाए? सो देखिए, OIE जो है, जो दुनिया का जैसे इंसानों में WHO है, दुनिया का आलमी इदारा, OIE जो है वो जानवरों का WHO समझ लें। उसने तो बहुत कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि ये इंसानों में नहीं होता। तो अभी तक कोई ऐसा कोई केस नहीं आया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम एक दफ़ा खुद भी सर्वे करके देख लेंगे कि कोई इंसानों में केस आया कि नहीं है, मगर रियली इसमें कोई सदाकत नहीं है कि इंसानों में केसेस हैं इसके। अच्छा, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया अफवाहों के हवाले से, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, पता नहीं कि कितने कितने जो है वो फार्म्स की कितनी कितनी वीडियोस, पिक्चर्स बना बना के भेज रहे हैं, ये देखें लंपी स्किन डिजीज, ये देखें लंपी डिजीज। अब हर तरह से क्या है, हमारे जितने भी लोग, जितने जिनके ज़रिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली गोश्त वाले हैं, मुर्गी वाले हैं, उनका एकदम से सेल्स भी बैठ जाता है, उनका भी रिस्क रुकता है। इस तरह की अफवाहों के हवाले से लोगों को क्या आप जो है वो गाइडेंस देंगे? जी। So I think ये सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यही है, जो कि एक्चुअली अब कई सालों से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ भी आता है, कोई भी खबर आती है व्हाट्सएप पे, कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फेसबुक जो भी है उस पर आता है, तो प्लीज़ पहले उसको आप तस्दीक करके देख लें कि ये सच है कि नहीं है, आगे फैलाने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें फैलती ज़्यादा हैं, खौफ ज़्यादा होता है, और इसमें रियली कोई सच अक्सर नहीं होता। तो हमेशा कंफर्म कर लें, और अगर वाकई कोई सच चीज़ है तो फिर उसको आगे फॉरवर्ड बिल्कुल करें, मगर सिर्फ किसी का लेके आगे पहुंचाना, तो ये तो एक तरह से आप मतलब लोगों की जिंदगी मुश्किल में डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोगों को और जो है वो खौफ में मुब्तला करने वाली बात है, फिर वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते हैं, फिर वो उनके प्रोटीन्स भी दूर हो जाते हैं, तो किसी तरह से भी जो है वो हेल्दी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, फिर बकरीद की तरफ भी हो रहा है, और मवेशी जो हैं वो पालना सालों से शुरू कर देते हैं और अपने जानवरों को बड़ा करते हैं। क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए इस हवाले से? हमको अगर कोई घरों में लोग रखते हैं, काफ़ी सारे लोगों की आदत होती हैं, किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, उस पर कोई गाइडलाइन? जी, तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये बुनियादी तौर पे जो है ये कीड़ों से फैलता है। तो ये जो कीड़े होते हैं जो कि खून चूसते हैं, चाहे मच्छर या टिक्के जो भी है, वो जब एक ऐसे जानवर को से खून लेता है और फिर दूसरे जानवर पे आता है तो उससे फैलता है। कांटेक्ट से, यानी कि डायरेक्ट छूने से ये इतना शायद ना फैले, अब थोड़ा सा फैल सकता है। अगर आप घर में मवेशी रख रहे हैं तो पहले तो ऑब्वियसली उनको अच्छी तरह चेक कर लें कि उस पर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। एंड रियली जो ज़्यादा परेशान कौन बात है वो कॉन्गो वायरस है, क्योंकि वो ज़रूर इंसानों में होता है, और वो भी ऐसी जानवर ये जो टिक से फैलता है। तो और अगर वो ठीक है तो, और अगर दूसरे जानवर आसपास नहीं है तो फिर कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, कॉन्गो जो डिजीज़ है वो होती है, वो इंसानों में भी होती है, वो जानवरों में भी इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दैट मीन्स कि अगर ये इस तरह की तमाम जो रूमर्स हैं वो बिल्कुल फॉल्स हैं, इस तरह के इल्ज़ामात भी बेचारों पे, जानवरों पे, मासूमों पे लगा देते कि उसको बीमारी थी, उसको ये था, उसको वो था, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है एज पर योर स्टेटमेंट डॉक्टर साहब। बिल्कुल, अभी तक जितने भी हमारे पास जो हमने तहकीक की उसमें ये ट्रांसफरेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन्फेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस बात की तमाम अफवाहों को जो है वो रद्द कर दिया है कि ये जो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं कि जी मुर्गियों में भी है, दूसरे जानवरों में भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अपना ख्याल रखिए, रहिएगा हमारे साथ, बिकॉज अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सूर्य पाकिस्तान में शाहजेब और माया खान आपको कर रहे हैं इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सबसे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। सबसे पाकिस्तान की टीम कोशिश करती है आपको हर तरह की जो है वो आपको खबरें आप तक पहुंचाई जाएं, लेकिन इस वक्त जरा अगर क्रिकेट की बात ना हो तो ज्यादती हो जाएगी। जाहिर है हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था कि पाक ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें पिच के भी हवाले से, लेकिन मैच कैसा हो रहा है, आवाम को क्या जो है वो उम्मीदें हैं तमाम क्रिकेटर्स के साथ और अपनी टीम्स के साथ, ये भी बात करेंगे। लेकिन अगर पाक ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने खेल के खत्म तक 8 विकेटों के नुकसान पर 505 रन स्कोर किए और इस वक्त जो है वो विकेट पर मिशेल स्टॉक और 28 रन बनाकर और पैट कमिंस जो है वो बगैर कोई रन बनाए जो है वो मौजूद है। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने एक बात भी कही और उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मालूम नहीं आगे विकेट का रवैया क्या होगा, ऐसा लगता है अगले दिनों में पिच फट जाएगी और बहुत सारी चीजें इस हवाले से हमने बात करने के लिए जो है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, सबसे पहला तो सवाल ये है कि ऑब्वियसली क्या लगता है कि पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्या आज इनिंग्स डिक्लेयर हो सकती हैं? मुझे नहीं लग रहा कि वो डिक्लेयर करने लगे हैं अभी। वो जो चीज हुई है, जैसे 500 समथिंग बने हैं और वो एक ही चाहते हैं कि एक ही बैटिंग करे। कोई भी टीम होती, पाकिस्तान टीम भी होती, इस पोजीशन में होती तो वो इस बैटिंग पिच पे जाहिर है अभी वेरेंट जैसे फहीम ने भी आपने बताया कि कहा है कि कुछ पता नहीं जी, तो वेरेंट तो इस पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि कराची की पिच नॉर्मल तो बैटिंग खेलती जरूर है, बट अब जो उस पे स्पॉट बनने शुरू हो गए हैं, फुट मार्क बनने शुरू हो गए हैं, फिर इतना बड़ा रोल नहीं हुआ और वेरेंटेयर होगी। फास्ट बॉलर भी मुश्किल डाल सकते हैं ऑनेस्टली, और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। जाहिर टॉस बड़ा अहमियत रखता था और उनको प्रैक्टिस भी काफी मिल गई थी पिछले टेस्ट मैच में। तो बस ये इनकी पहली इनिंग है, इसको पाकिस्तान की हम देखेंगे कि इसमें मेरा ख्याल है कि इस पे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। आप अटैक करेंगे ना तभी बात बनेगी, वरना तो आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, तो तौसीफ भाई, इस तरह आपने अभी कहा कि जैसा फहीम अशरफ ने खदशा शायद जाहिर किया है, तो क्या अगले 3 दिन विकेट बैटिंग के लिए अच्छी रह सकती है या नहीं आपके ख्याल में इस हवाले से? मुश्किलात तो आएंगी। अच्छा। इसलिए कि टर्न होना शुरू हो गया है थोड़ा, और यकीनी तौर पे मैंने जैसे बोला कि पैचेस भी बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो और गर्मी भी इतनी है, जी हाँ, मुश्किलात तो बहुत आएंगी जाहिर है। लेकिन जाहिर थोड़ा अपनी पूरी कोशिश करें, ये नहीं कहता मैं कि बैटिंग डेफिनेटली पिछले टेस्ट मैच में हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन ये जरा सी डिफरेंट पिच है और 2 दिन में पता चल रहा है इस पे कि बैटिंग भी हो रही है, फिर टर्न भी होना शुरू हो गया और फिर नीचे ऊपर जिसे हम कहते हैं कि वेरेंटेयर वो भी हो गया। तो उनकी पेस बॉलिंग तो अच्छी है, बट ये ध्यान में ना रखेंगे पिच क्या कर रही है, हमें अपना गेम खेलना चाहिए। लेकिन साथ साथ आपने अगर बैटिंग की बात की है, बॉलिंग के हवाले से भी बात करें तो आपकी नजर में कौन स्टार बनने वाला है, कौन निकल कर छन कर बाहर आएगा आज आपकी नजर में? आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं? नहीं सर, पाकिस्तानी सर। पाकिस्तानी बॉलर तो ऑलमोस्ट अपने कर चुके हैं, 2 विकेट लिए हैं फहीम ने और ऑफ स्पिनर ने हमारे जो है वो 2 विकेट लिए साजिद ने, और आई थिंक अब तो सिर्फ उनको जल्दी आउट करना ज्यादा जरूरी है। अगर वो चाहेंगे कि जल्दी तेजी से 30-40 रन कर दें 1 घंटे के अंदर, फिर उनको डेफिनेटली नहीं भी आउट हुए अव्वल तो आउट हो जाएंगे, अगर नहीं भी हुए आउट तो उन्होंने डिक्लेयर कर देना है 1 घंटे बाद। तो तौसीफ भाई, इतना बड़ा जो है वो स्कोर हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अगर हमारी बैटिंग लाइन जो है वो इस तरह काम और परफॉर्मेंस ना दे सकी तो फिर? देखिए, हमने भी बहुत बड़ा स्कोर कर दिया था पिछले मैच में, उन्होंने भी हमसे कर दिया। 12 स्ट्रेटेजी एक डिफरेंट थी, लेकिन ये नहीं सोचना है। अब ये बैटिंग पिच होती है, बस आपको ये देखना है। आपको सब चीजें तो पता है कि गेंद नीचे भी रह सकता है, टर्न भी हो सकता है, तो उस हिसाब से खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर साथ साथ हम ये करें कि उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि साजिद की जगह स्पिन बॉलिंग में किसी और ऑप्शन को आजमाया जाएगा, क्या वजह है कि बाबर आजम का इतना कॉन्फिडेंस जो है वो अब तक बरकरार है? मैनेजमेंट के ऊपर है सारा होता है, और आई थिंक मैं खुद भी कह रहा था, एक तो
साजिद को खिलाने की वजह वो उनके पास 3-4 बल्कि ज्यादा ही है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो एक तो वो वजह है। ऑफ स्पिनर को तो अगेंस्ट जाता है उसके, थोड़ा ये वजह है। फिर नोमान डेफिनेटली एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश यही थी कि एक लेग स्पिनर जो है जाहिद महमूद जो टीम के साथ हैं उनको आप खिला देते, क्योंकि ये चौथी इनिंग का तो अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन इस इनिंग में भी मुश्किल डाल सकता था जाहिद महमूद। तो तौसीफ भाई एक बड़ा एक अवाम की तरफ से एक रिफ्लेक्शन आया था या एक सही रिएक्शन आया था कि बहुत ही ठंडा जो है वो मैच जा रहा है, तो उसके हवाले से क्या आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उसकी वजूहात हैं कोई या नहीं? देखिए, मैं थोड़ा सा ये जरूर है फैसला आना चाहिए, हर सब कुछ अपनी जगह है, बट जो लोग बात कर रहे हैं हम उनको ग्रासी पिच तो बना के दे नहीं सकते, इसलिए कि हमारा अपना होम वो है। ठीक है, मैं कहता हूँ टर्निंग हमें बनानी चाहिए थी, और वो हमें ऑस्ट्रेलिया में कोई टर्निंग पिच तो हमें नहीं देते, जाहिर है उनके पेसर तो बहुत ही अच्छे पेसर हैं, तो हम होम एडवांटेज हमें लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि थोड़ा सा पिछले टेस्ट मैच में भी हम बहुत ज्यादा बैटिंग पिच बन गई है, तो हमें फेयर यही हो सकता है कि आपकी जो बेस्ट स्ट्रेंथ है, मतलब आप जिस पे खेल रहे हैं, आपकी जो टीम है, उस पे आपको करना चाहिए, यानी कि स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस देने की और स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने वक्त निकाला। यू हैव अ वेरी नाइस डे। और अब देखेंगे क्रिकेट के हवाले से क्या रुख जा रहा है, लेकिन अब आपको प्रोग्राम में जो अब हम बताने वाले हैं बड़ी ही हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली, और खवातीन के भी हवाले से मैं कहूँगी खवातीन भी जरा रेडी हो जाए कि इस तरह की खबर आप सुनेंगे कि आप तो जो है ना आप कहेंगे आप भाई वाह, इस खातून ने तो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट राबिया जाकिर ने मदीना में फर्स्ट सोलो शो, जी हां, फर्स्ट सोलो शो इनेकाद करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया। राबिया जाकिर ने खवातीन के आलमी दिन पर मदीना में सोलो शो का इनेकाद किया और सऊदीया में बदलते वक्त को ईमान के सफर के तौर पर पेश किया। वह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी राबिया जाकिर के काम की जो है वो तारीफ की, पजीराई की। इस शानदार अचीवमेंट पर हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद भी, और क्यों ना फिर उन्हीं से बात कर ली जाए। हमारे साथ मौजूद है सऊदी अरब से बराह रास्त राबिया जाकिर। राबिया, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच एंड बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है भाई, सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से आपने तो हम एज अ वुमन भी और एज अ पाकिस्तानी भी आपने तो हमें बहुत ही एक तो उम्मीद वाला सफर एक और शुरू हो गया कि अब खवातीन अपना काम दिखा सकेंगी, अपने नाम रोशन कर सकेंगी, और साथ साथ मदीना में पहला सोलो शो। कितनी बड़ी कामयाबी है यह आपकी नजर में? मेरे ख्याल में ये मेरी सबसे ग्रेट अचीवमेंट है कि मैं अपना जो पहला ये जो एग्जीबिशन है ये मदीना में हुआ, और मेरा नाम जो है वो जो है मुंसलिक हो चुका है मदीना के साथ। तो ये मेरे लिए मेरे ख्याल में मेरे अपने कैरियर में अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सऊदी वली अहद ने भी आपकी तारीफ की, उस वक्त क्या तासुरात थे आपका जो है वो आपके काम का जो है वो कहते ना कि बस मेरी मेहनत वसूल हो गई? सऊदी अरब में जो खासी तादाद ने जब इसमें शिरकत की और यहाँ का जो रद्द अमल था कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और इसको बहुत पसंद किया गया, तो ऑब्वियसली जब आप एक इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे मुल्क में, और जब वो वहाँ यहाँ पर उसको पसंद किया जाए, तो ये इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल। एब्सोल्युटली। अच्छा रबिया, मी बीइंग एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, मेरा मीडियम हमेशा वाटर पेंट्स रहा। आप किस तरह के मीडियम को यूज़ करती हैं या चूज़ करती हैं, और आपकी पेंटिंग्स के हवाले से आप ज़रा हमें प्लीज़ बताएं। मैं ऑयल पेंट्स करती हूँ, मोस्टली मैं ऑयल पेंटिंग ही जो है ऑयल पेंट से करती हूँ, और कैनवस पर डिफरेंट मीडियम होते हैं जिसमें वाटर भी होता है, पेस्टल्स भी होते हैं, स्केचिंग भी होती है, बट मेरा जो हमेशा से शुरू से एक स्टाइल रहा है वो ऑयल पेंट का है। और क्योंकि मैं थोड़ा रियलिस्टिक पेंट करती हूँ जिसमें लैंडस्केप्स भी हैं और पोर्ट्रेट्स भी होते हैं। पोर्ट्रेट्स की वजह से ज़्यादा जो है वो आप कह सकें कि उसको शोहरत मिली और लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। मगर जो अभी मेरा जो एग्जीबिशन था वो खुसूसी जो है वो लैंडस्केप पे भी था और उसमें कुछ पोर्ट्रेट्स भी थे।
हाउ नाइस, जबरदस्त। तो पाकिस्तान कब आ रही हैं? अगली एग्जीबिशंस कहाँ कहाँ करने का इरादा है, जरा हमें बताइए। अभी अगर इसी एग्जीबिशंस के दौरान ही मुझे 2-3 जो है ऑफर्स आ चुकी थी, मगर क्योंकि मेरा एक अब जो है वो बैक टू पाकिस्तान, वहाँ पे भी डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है, तो अंतिम आपको देखेंगे कुछ इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो सकते हैं और कुछ पाकिस्तान में तो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। अच्छा राबिया, हमने अभी बात की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने आपकी कौन सी पेंटिंग को तरफ ज्यादा आपको उस पर जो है तो आपकी तारीफ की या उस तरफ निशानदही की, वो भी बताएं हमें। मेरी यहाँ पर जो डिफरेंट पेंटिंग्स थी, लैंडस्केप्स थे, खास तौर पर हरम शरीफ के, मस्जिद नबवी के, उसे काफ़ी पसंद किया गया। और हाँ, उसमें डिफरेंट जो है वो मैंने मंजर दिखाए गए थे, और बाबा काबा जो है वो बहुत पसंद किया गया। उसमें काफ़ी डिटेल्स थी यहाँ पे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ज़्यादा पसंद किया जाता है, मतलब लोग ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी नया था कि एक रियलिस्टिक वर्क यहाँ पर डिस्प्ले हो। राइट, तो आप माशाल्लाह जो लोग पसंद करते हैं, तो उनमें आपके कोई शागिर्द भी बने, आप सिखाने का प्लान करती हैं, कर रही हैं, या आगे कोई इरादा हो सकता है? ये 3 रोज़ा जब एग्जीबिशन थी, तो उसके नेक्स्ट डे से हम जो है यहाँ पे वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी सऊदी आर्टिस्ट के लिए, जिसमें सिर्फ ना मदीना से बल्कि मदीना से बाहर से भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने शिरकत की थी, और उन्होंने आकर जो है वो मेरे से मेरा स्टाइल और जो मेरी टेक्निक्स हैं वो सीखी। और पाकिस्तान में भी मेरे जो है स्टूडेंट हैं, उन्हें भी मैं सिखाती हूँ। वाह वाह राबिया, तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आपके जो है, जब हमने आपकी तस्वीरें देखी और आपका काम देखा, आपको जिस तरह से सराहाया गया है वो देखा, तो आपको बहुत ज्यादा मैसेजेस आए होंगे पाकिस्तान से, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ, और पाकिस्तानी अवाम का जो इसको अप्रिशिएट करने का था, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशली जो मीडिया का रोल है वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो एक अच्छा, इन्होंने मीडिया जो है वो पॉजिटिव इमेज को जिस तरीके से हाईलाइट किया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अवाम तो ऑलरेडी जो है वो इसको अप्रिशिएट कर रही थी, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल बिल्कुल राबिया, हमारी सबकी दुआ है कि आप पाकिस्तान का, और आप जिस तरह खिदमत कर रही हैं पाकिस्तान का भी, ख़वातीन के भी हवाले से ऐसे ही जो है वो झंडे गाड़ती जाएं, कामयाब होती जाएं, और जब पाकिस्तान आए तो ज़रूर सब सवेरे पाकिस्तान में आइएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये तो थी हमारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट राबिया ज़ाकिर, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरबिया मदीना से। और आप कहाँ हैं? आप हमारे साथ हैं, रहिएगा प्लीज़ ज़रूर। छोटे से वक्फे के बाद वी विल बी राइट बैक, बिकॉज अभी प्रोग्राम में आपको इंशाल्लाह दुनिया का गोल चक्कर भी लगवाना है, और बहुत सारी खबरें भी बाकी हैं सब सवेरे पाकिस्तान में, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। आप हमारे साथ बाहर 92 न्यूज़ पर हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पिछले वक्तों में या आज से पहले के दिनों में जब हमारे मोबाइल चोरी हो जाया करते थे या छिन जाया करते थे, खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन जितने भी मोबाइल फ़ोन्स फ़रोख्त किए जाते थे, जिनके थ्रू वो सेल किए जाते थे, वो गैर मकामी लोग होते थे। एक खबर यह है कि कराची में अब गैर मकामी शहरियों के मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगा दी गई है, और जिसका मकसद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, खुसूसन मोबाइल फोन्स के छीनने या चोरी होने वारदातों पर काबू पाने की कोशिश है। इसमें जैसे मैंने बताया, पुलिस, CPLC और इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने मिलकर इस पर जो है वो फैसला किया है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन जो है उनके सदर से ही हमने राब्ता किया है। आपसे थोड़ी देर में डेफिनेटली उनसे बात भी करेंगे, उनसे सवालात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि जनाब ये रहनुमाई भी फरमाएं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान इरफा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजवान साहब, सबसे पहले ज़रूर हमें बताइएगा गैर मकामी अफराद से क्या मुराद है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि वो मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे, अब इसके हवाले से ज़रा हमें बताइए प्लीज़। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बता चलूँ, सन 2016 से
कराची पुलिस और CPIC के ताउन से हमने एक SOP बनाई थी कि कोई भी अगर मोबाइल बेचने आता है अपना कस्टमर, चाहे वो यूज हो, चाहे वो डिब्बा पैक हो, चाहे जिस कंडीशन में हो, उसको जो है उस शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे उससे और कराची में CPLC कराएंगे। अगर वो चोरी का मोबाइल होगा तो उसको रिकवर करेंगे और अगर नहीं होगा तो उसको ओके करके हम खरीदा जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है कराची ने कहा कि भाई इसमें आप कराची के शनाख्ती कार्ड के कस्टमर का लोग लें मोबाइल आप, क्योंकि वो रीचेबल होते हैं, वो जो है उनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। उसमें ऐसा होता था कि मोबाइल बहुत से लोग कंप्लेन नहीं कराते, पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कराते, बहुत से लोग CPLC में नहीं कराते। उसके बाद अगर मदवारा दुकानदार मोबाइल ले लेता था तो वो चोरी का निकलता था, तो वो हम उसको जो है वो रिकवर नहीं कर पाते। तो उन्होंने इसलिए सख्ती की है कि आप कराची के मोबाइल, कराची के शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे तो ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर चोरी का छिना हुआ है तो वो रीचेबल भी होगा और उस बंदे को जो है हम ट्रेस भी कर सकते हैं। इस वजह से कराची से शनाख्ती कार्ड हमने शुरू किया है। इसके अलावा ये नहीं है कि कोई भी अगर आदमी गैर मकामी अगर कराची से बाहर का है तो वो अपना रिश्तेदार उसका कराची में मौजूद है या कोई जानने वाला, वो उसको साथ लेके आए, उसका शनाख्ती कार्ड कॉपी दे, ताकि जो है उसके हिसाब से हम जो SOP दी गई है उस पर काम करें इस पे। अच्छा, यानी कि ये भी आसानी है कि अगर इस तरह, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, कभी अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वालदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए कभी कोई चीज ले आते हैं इस तरह की मोबाइल फोन वगैरह, तो वो आकर अपने ही जिनका जो वो कॉन्टैक्ट है, फर्ज करें ऐसी सिचुएशन में रिजवान साहब, दो चीजें रिजवान भाई पूछूंगी आपसे कि अब कार्रवाई में शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा, पहले क्या नहीं मांगा जाता था, पहला एक सवाल। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आ रहा हो लीगली तौर पर किसी के लिए मोबाइल फोन लेकर आया हो, लेकिन जिसके लिए उसने लिया हो वो ना आ सके, क्या उसका शनाख्ती कार्ड लेकर आ सकता है, उसकी कॉपी जरा बताइए। देखिए, पहले जो है शनाख्ती कार्ड जो है लेते थे, जरूर लेते थे, लेकिन वो ऐसा होता था कि कराची का शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो रीचेबल नहीं होता, ट्रेसेबल नहीं होता, मैंने आपको बताया ना। अब वो जो है कराची पुलिस ने और CPLC ने पाबंद किया कि आपके कराची का शनाख्ती कार्ड लेंगे। इसके अलावा अगर कोई मोबाइल अगर बेचने आता है तो आप शनाख्ती कार्ड उसका रिश्तेदार का ले सकते हैं, बशर्त वो खुद मौजूद हो, वो हमारी मार्केट में आए और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए खुद, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्डों को देख के उसकी कॉपी करके उसका नंबर भी लेना होगा, उसका मोबाइल नंबर भी लेना होगा, उसके जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी होगी हमें, और इसके साथ CPLC भी कराना होगा। मैं आपको बताना चलूँ, तकरीबन हमने सन 2016 से अब तक जो है तकरीबन 10 से 12 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर किए हैं कराची पुलिस और CPLC के ताउन से, और उन लोगों को दिए हैं बाकायदा जिनके चोरी छीने गए थे। और अल्लाह का शुक्र है हम इस पे कर रहे हैं, और काफी हद तक जो है जो चोरी या छीने गए मोबाइल जो हैं वो अल्लाह का शुक्र हमारी मार्केट में नहीं आते। अगर कोई कंप्लेन होती है CPLC में ये चोरी का होता है तो हम रिकवर करते हैं और उनके हवाले करते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, इनिशिएटिव बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं रिजवान भाई। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अफराद ज़ईफ होते हैं, जैसे माँ बाप है वो नहीं आ सकते या बीमार है या उनको आने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उस सूरत में आप लोगों ने कोई कुशन रखा है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया ना, उनका बेटा आ सकता है, उनका भाई आ सकता है, उनकी फैमिली आ सकती है, वो अपना शनाख्ती कार्ड कॉपी लें, ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन बशर्त वो कराची का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका क्या, ये जो आप लोगों ने इतना जॉइंट वेंचर और एक बड़ा कदम उठाया है, इसका ये क्या पिछले दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए थे रिजवान भाई? क्योंकि बहुत ज्यादा हम आए दिन उसके ऊपर जिक्र कर रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे, कभी कहीं किसी का छुन रहा है, कभी कोई अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा है, कभी किसी के साथ और जुल्म हो जाता है। ये अभी रिसेंट उस पर हुआ है या ये पहले से प्लान हो रहा था इस तरह का कदम उठाने के लिए? नहीं, देखिए, 2016 में जो है उसमें भी काफी चोरी डकैतियां बढ़ी थी। उस वक्त के हिसाब से जो उस वक्त के एडिशनल IG कराची थे मुश्ताक मेहर साहब, जो मौजूदा IG हैं, उन्होंने और हमारे CPLC के चीफ जुबैर हबीब साहब ने हमसे और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोला कि आप किस तरह कारोबार कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह जो है ये SOP बनाया जाए ताकि आप लोग आसानी से कारोबार कर सके। तो हम उसके हिसाब से करते आ रहे हैं। देखिए, क्राइम तो बढ़ता है, लेकिन बहुत से मोबाइल जो है, अभी मैंने कल परसों की बात है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि मोबाइल बहुत से जो कराची और मोबाइल छीने चोरी गए वो तोरखम से पकड़े गए, तो वो वहां भी जा रहे हैं, तोरखम में जो है जाके जो यहाँ से स्मगल होके वहां जा रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि तोरखम में पकड़े गए बहुत से मोबाइल, और उसमें मैंने CPLC में चेक कराया तो उसकी कंप्लेन हुई भी है, कराची में CPLC में कंप्लेन है। ऐसा भी हो रहा है क्योंकि हम सख्ती कर रहे हैं ना सब जगह, तो ये कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये उसको भी तो रोका जाए रास्ते में। तो इसका मतलब रिजवान भाई आप ये कह रहे हैं कि देखने वाले जो साथ आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं,
अगर आपको मोबाइल चोरी हो जाता है तो रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि बहुत एक बड़ा नंबर है लोगों का वो दर्ज ही नहीं कराते जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप जरूर कंप्लेन कराएं। आपका चोरी हो, छिने, जो भी हो, आप CPLC में कंप्लेन कराएं। आपको बस कॉल करनी है, उनका CPLC का नंबर है हेल्पलाइन 35662222 और एक और भी नंबर है, आप उससे सिर्फ डायरेक्ट अपना नंबर कॉल करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, अपना मोबाइल का IMEI नंबर बताएं, मॉडल बताएं, कलर बताएं, वो लिख लेगा। खुदा ना खास्ता अगर वो जो है अगर जो बाहर चले ना जाए, अगर कराची में कहीं भी मार्केट में बिकने आएगा तो इंशाल्लाह वो रिकवर करेंगे और उनके हवाले करेंगे। जबरदस्त। और अगर इस तरह की और कोई इस तरह की वारदात को रोकने के लिए, मोबाइल फोन्स छीनने या चोरी होने के लिए, वारदातों को कम करने के लिए कोई और काम या कोई और कदम उठाया जा सकता है अवाम के लिए, अवाम की तरफ से? रिजवान भाई वो भी बताइए। देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो दुकानदार सही काम करते हैं, ज्यादातर दुकानदार सही काम करते हैं, उसको कारोबार को बेहतर किया जाए और ये रिकवरी पुलिस को दी जाए मोबाइल जो चोरी होते हैं। देखिए, अब ये आवाम का काम है, आवाम जरूर कंप्लेन कराए, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो चेक करने का जो इदारा है वो CPLC है, हम उसी से चेक कर सकते हैं ना। अब ये बहुत से मोबाइल जो बाहर गए, कराची से बाहर जा रहे थे, उसमें 2 सिर्फ मोबाइल जो है जो कंप्लेन हुई थी, बाकी बहुत से चोरी होंगे, छीने हुए होंगे, तो वो कंप्लेन नहीं कराए। अगर वो होते तो वो भी इसको बरामद हो जाते, तो पता चल जाता है ये सिलसिला। देखिए, चोरी अगर होता है ये सिलसिला, क्योंकि अब क्राइम रेशो कम होगा इंशाल्लाह। हम तमाम लोगों का काम है, तमाम मिलके कराची के लोगों का, कराची पुलिस का, CPS सब मिलेंगे इंशाल्लाह कि कराची से जो है वो ये जो क्राइम है वो कमी होगी और इंशाल्लाह इसका खात्मा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसमें कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि CPLC पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन मिलकर इतनी बड़ा जो मैं कहती हूँ कदम उठाने वाली भी इतने इदारे बड़े मिल गए हैं साथ में, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद थे, आपने इस हवाले से रहनुमाई फरमाई। और अब मेरा ख्याल है हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि अगर हमारे मोबाइल फोन खुदा न खास्ता चोरी हो जाते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और एक और काम करें। रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान में अब बात करते हैं कुछ मेहमानों की। जी हमारे सेट पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मेहमान, अगर मैं आपको बताना चाहूं आगे जो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि किन मेहमानों की बात कर रही है माया, तो सन 2021 और 2022 का अब तक जो भी वक्त आया है, दरमियान लाखों परिंदे पाकिस्तान आए हैं मेहमान बनकर। अब ये मेहमान कहां से आए हैं, ये मेहमान क्यों आए हैं, और सिर्फ सिंध की ही बात करें तो उनकी तादाद आप सुनेंगे तो भी परेशान होंगे, लाखों की तादाद में। वाइल्ड लाइफ सर्वे से पता चला है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान 6,61,000 से जायद परिंदे सिर्फ सिंध के मेहमान बने हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं इन परिंदों की जो है वो आने की वजह क्या होगी, या इतनी खूबसूरती अल्लाह ने कुदरत हमारी जमीन पर, क्या पाकिस्तान का जो सिंध का मौसम है वो उनको सूट कर रहा है, सिंध की हवा जो उनको अच्छी लग रही है। इसके अलावा जिनमें 150 से ज्यादा इक़साम के परिंदे हैं, और साथ साथ 2020 में मेहमान परिंदों की तादाद 6 लाख थी। आज ऐसे ही जो है ये ऐसे हिजरत करते करते पाकिस्तान आ चुके हैं। ये क्यों आए हैं, ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमने इनको, जो हमारे आज मेहमान हैं, इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर एजाज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और आज आप सुबह पाकिस्तान में मेहमानों का जिक्र कर रहे हैं। ये परिंदे जो लाखों की तादाद में पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ आए हैं, और खाली सिंध में। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये मुख्तलिफ हिस्सों में इस साल के परिंदे हमने सुना था आते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इनके आने की वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने ये बड़ा अच्छा मौजू जो है वो सिलेक्ट किया। बुनियादी तौर पर तो ये जो एक ग्लोबल फिनोमेना है, दुनिया भर से जो परिंदे हैं, जहाँ पे जो सख्त सर्दी, खासतौर पर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो साइबेरिया है वहाँ पे जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं तो परिंदों को कोई जगह ठहरने के लिए
चाहिए होती है, जब खाने पीने का जो है वो फुकदान हो जाता है, तो उसके लिए ये सदियों से परिंदे जो है वो माइग्रेट करते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उस दौरान में सर्दी कम हो, मौसम की जो हार्श कंडीशंस हैं वो उस तरह ना हो, और उसके साथ साथ उनको प्रोटेक्शन भी हो और खाना पीना, उनका जो फूड है वो भी उनको बेहतर तरीके से दस्तयाब हो। तो वैसे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया के 7-8 जो फ्लाईवेज कहलाते हैं, वो फ्लाईवेज ऐसी जो इलाकों को कहते हैं जहाँ से एक रेगुलर सिलसिला होता है कि परिंदे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो दुनिया में जो तकरीबन 7 ऐसे फ्लाईवेज हैं, जिनमें से एक जो है वो जो दुनिया में मशहूर है वो इंडस फ्लाईवे है, और वो उस फ्लाईवे को ज़्यादातर इख्तियार करते हैं। और उसकी वजह ये है कि ये फ्लाईवेज ऐसे होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर दरिया जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो इंडस फ्लाईवे जो है वो थ्रू आउट इंडस जो है वो सिंध, बहरे अरब तक जो है वो मौजूद है। तो वो परिंदों के लिए वहाँ पे उनको खुराक भी मिलती है, उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो इसलिए वो ये जो है ना रूट इख्तियार करते हैं। तो वाह वाह, जबरदस्त बात आपने की। वाकई में सिंध में आना भी और पूरे पाकिस्तान में इस तरह आपने पूरे बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब कि सिंध में तो सिंध की तो वैसे भी मेहमान नवाजी जो है वो मशहूर है। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये जो परिंदे आए हुए हैं ये अच्छे तरीके से अपनी खुराक और सब जो है वो हासिल भी कर सकेंगे और हमें बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन साथ साथ अगर इकसाम की बात करें डॉक्टर साहब, तो कितने तरह की इकसाम है और इनकी खूबसूरती है, क्या कौन कौन सी नस्ल है? जी, मैं थोड़ा सा ये आपने जिस तरह सिंध के हवाले से कहा कि सिंध में जब दरियाए सिंध जब दाखिल होता है तो वो बहुत सारी आबगाहें हैं जो जिनको वेटलैंड्स कहते हैं, और वो जो आबगाहें हैं दुनिया भर में जो अहम तरीन आबगाहें हैं उनको रामसर साइट्स कहा जाता है। और पाकिस्तान में 19 ऐसी जगहें मौजूद हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो परिंदों के हवाले से या आबी हयात के हवाले से। उनमें से आधी से ज़्यादा जो हैं वो सिंध में पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जैसे आपकी बड़ी बड़ी वहाँ झीलें हैं, कींजर है, एक ज़माने में मंचर लेक जो है वो बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी वो झील होती थी। इसी तरह छोटे छोटे जो झीलें हैं वो भी मौजूद हैं। इवन जो है हमारा जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, थर वगैरह में भी छोटे छोटे जो हैं वो पॉन्ड्स मौजूद हैं जिन पे ये परिंदे आते हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक है कि कितनी तादाद, पाकिस्तान में जनरली 660 से लेकर 680 तक मुख्तलिफ अक़साम हैं परिंदों की, जिनमें से तकरीबन 70% ऐसे हैं जो माइग्रेटरी हैं। तकरीबन 400 से ज़्यादा परिंदे ऐसे हैं जो कि माइग्रेशन करके पाकिस्तान में आते हैं। और ये जो माइग्रेशन है ये अमूमन सितंबर में जो जैसे साइबेरिया में सर्दी बढ़ना शुरू होती है, इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेशन भी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे वो रहते हैं तकरीबन वो मार्च के एंड तक और अप्रैल तक जो है वो वापस जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे फिर वो उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स है, वहाँ ब्रीड करते हैं और वो जो है अपनी जिंदगी का आधा जो वक्त है वो वहाँ पे गुजारते हैं, आधा पाकिस्तान में गुजारते हैं। पाकिस्तान से कुछ परिंदे इंडिया भी डॉक्टर साहब इसका मतलब ये अच्छा डॉक्टर साहब ये भी साथ साथ बता दीजिएगा, अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि अगर मैं ये सही समझ रही हूँ कि पाकिस्तान की जो हवा है वो परिंदों के हवाले से साजगार है, उनको सूट करती है, यानी कि उनको यहाँ का वेदर सूट करता है, हेल्दी है। जी जी, देखिए वो जो परिंदों के लिए जो मौसम है और हमारे लिए जो मौसम की जो ज़रूरत है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो 3-4 चीज़ें हैं जिनकी बिना पर माइग्रेशन जो है वो करते हैं। एक तो ये है कि उनको खुराक मिलनी चाहिए, और वो खुराक जो है चूँकि झीलों में मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं, बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो पौधे खाते हैं, तो वो उनको वो झीलों के किनारे और जो ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे उनको वो मिल जाती है। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो उनको जो है वो मिलनी चाहिए। रास्ते में जो खुराक है, हैबिटेट है, प्रोटेक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अगर वो सही तरीके से मिल रही हैं तो फिर वो ज़ाहिर है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं।
पिछले दिनों जो अच्छा, जब अफगानिस्तान की जब वार हो रही थी, उस दौरान में परिंदों की तादाद काफी कम हो गई थी, क्योंकि जो रास्ते में माइग्रेशन का जो रूट है, अगर वहां पे कहीं पे भी डिस्टरबेंस होती है तो वो अपने वो जो है ना रूट को वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया कि जो जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, चूंकि कोरोना में लॉकडाउन की वजह से लोगों का बाहर निकलना और वो जो प्रेशर है उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जैसे शिकार होता है, जो पोल्यूशन है, प्रेशर जी पोल्यूशन है, वो ज़राअत जो लोग पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो पानियों में जाता है, तो इस तरह के प्रेशर्स तो हैं, लेकिन जो हंटिंग का जो प्रेशर है वो बहुत कम था, तो उसकी वजह से परिंदे ज्यादा माइग्रेट करके यहाँ पे और ज्यादा देर तक रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे खतरा है कि वो जो चूंकि लॉकडाउन खत्म हो गया तो लोग भी जो अगला सीजन आएगा उसमें कहीं तादाद जो है परिंदों की कम ना हो जाए। आए अल्लाह, नहीं, हमारी पूरी दुआ है ये बार बार हमारे मेहमान बने और मेहमानों की तादाद में इजाफा हो, पाकिस्तान एक अच्छा मेजबान साबित हो जैसे कि मुख्तलिफ और मौक़ों पे रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। और माइग्रेट करते हुए तमाम परिंदे जो मुख्तलिफ जगहों से, साइबेरिया ठंडी जगहों से हमारे पाकिस्तान और सिंध के मौसम में दाखिल हो रहे हैं, वो आते रहें और यहाँ पर आप हमारे साथ भी आते रहें, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि स्किन को बेदाग और पुरकशिश कैसे बनाया जाए तो इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जी सितार एक ऐसा आला मौसीकी है जिसको जब सुना जाए तो यही कहा जा सकता है कि इसके क्या ही कहने। उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी धुनें सुनकर मुझे तो बहुत लुत्फ आता है और मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। कदीम मौसीकी इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत कदीम ज़माने से जो है वो बनाया गया, इस्तेमाल किया और साथ साथ उसको जो चाहने और उसको पसंद करने वाले लोग हैं वो बहुत कदीम ज़माने से, यानी कि अब तक अगर सितार चल रहा है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अब तक पसंद किया जाता है। उसके नए नए फॉर्म्स आ गए हैं, उसको गिटार और सितार के साथ भी मिक्स किया गया है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन अब तक उसका शौक और सीखने वालों का जुनून कम ना हुआ। बिल्कुल कम ना हुआ। हम जिक्र कर रहे हैं लेकिन जैसे कहा जाता है कि सितार नवाज कौन है ये भी बड़ा मैटर करता है, तो इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं टैलेंटेड सितार नवाज वजी निज़ामी साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है। वजी 16 ममालिक में परफॉर्म कर चुके हैं, जबकि आपको साथ साथ ये भी बताएं कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि उज़्बेक सदर पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो वजी निज़ाम के दिनों से वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तो हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं साथ में तबला नवाज भी हैं, इरफान खान भी और वजी निज़ाम भी हैं। वजी और आपको हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। शुरू में पहले कुछ सुन लेते हैं। कैसे आप दोनों खैरियत से हैं? सबसे पहले तो हमें कुछ सुना दे, कोई धुन सुना दे, उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इनवाइट किया अपने इस चैनल पे और बोलने का मौका दिया। मैं अपने नाज़रीन को सबसे पहले, अभी चूंकि हम सुबह के वक्त में बैठे हैं, तो मैं राग अहीर भैरों की एक धुन सुनाऊंगा, उसकी एक गत जो है वो कंपोजिशन आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अहीर भैरों। जी प्लीज प्लीज। वाह वाह।
बातें करना ही बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बहुत कुछ जानना भी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब से आपने सितार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, कब फैसला किया कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना? मैंने सितार बचपन से शुरू किया। एज ए बिलोंग टू क्लासिकल म्यूजिकल फैमिली, सैनिया घराने से हूँ, जो कि हज़रत तानसेन से ये घराना चला आ रहा है। सो आई वाज 6 व्हेन आई स्टार्टेड सितार। मैंने अपने घराने में कई सितार नवाज असातिज़ा से मैंने सीखा, मैंने अपने मामू जान से सीखा, अपनी वालदा से सीखा। अच्छा वजी, अगर आजकल के नौजवानों के हवाले से हम बात करें तो आजकल गिटार का और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान देखा जाता है, लेकिन वो तमाम नौजवान जो कुछ इंटरेस्ट रखते हैं सितार में, या मुझे रुबाब भी बड़ा अच्छा लगता है सुनना, तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खासतौर पर अगर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो क्या आप समझते हैं इतने प्लेटफॉर्म्स हमारे मुल्क में हैं या सिखाने वाले हैं कि वो बड़ी इजीली उनकी एक्सेस है, वो सीख भी सकते हैं और अगर वो प्ले करना चाहें तो कर भी सकते हैं? मैंने दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे यहाँ इदारे नहीं हैं जो बाकायदा ये साथ सिखा सकें। और फिर इसी चीज़ को लेके आगे ये जहन में मेरे आइडिया है कि इसमें एक म्यूज़िक स्कूल बनाया जाए, और मैंने यहाँ पे अपना एक स्कूल कायम किया जहाँ पे मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत दुख वाली है कि हमारा रुझान कम है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो रुबाब को, सितार को, सारंगी को, तबले को बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उन लोगों का इस तरफ रुझान है। दे लव आवर क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि दुनिया भर में जो हमारा जो साउथ एशियन म्यूज़िक है उसमें जो स्पेशली जो पाकिस्तान का जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसकी उसे बहुत दिलचस्पी से सुना जाता है। अच्छा साथ में वजी, जब आप उज़्बेक सदर के सामने परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे और रिएक्शन खासतौर पर आपको कैसा मिला, कैसा सुनने को मिला? खासतौर पर लोग क्या कह रहे थे, दाद दे रहे थे, खासतौर पर खुश हो रहे थे सुनकर? बहुत से प्लेटफॉर्म पे मुझे सितार नवाजी का मौका मिला, और मैं ये समझता हूँ कि ये इस इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक इसकी खूबसूरती है कि सामने अगर किसी ने सितार से किसी का इंटरेस्ट ना भी हो तो वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसके तारों का जो सहर है वो सुनने वाले को, सामई को अपने उसमें वो हिसार में ले लेता है। आपके साथ जो है नवाज इरफान खान साहब भी मौजूद हैं तबले पर, तो क्या उनसे हम खाई थोड़ा सा तबला कुछ लम्हों का सुन सकते हैं अगर इजाजत हो तो? जी ज़रूर, बिल्कुल। मेरे साथ तबला नवाज जो हैं इरफान खान साहब हैं, और हम पिछले 16-17 साल से इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं। और इरफान साहब भी जो है जो तबले की क्लासिकल फॉर्म जो ख़त्म हो रही है उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो तबले पे कुछ सुनाएं प्लीज़। जी क्या बात है। वाह जी, जबरदस्त। वजी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वजी आखिर में हम चाहते हैं कि आपसे हम कोई सुनते हुए जाएं आप दोनों से, और उसी पर अपने सेगमेंट का इख्तिताम। मैं चाहूँगा जी, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज ये क्लासिकी मौसीकी पे गुफ्तगू होगी आपके चैनल के थ्रू। और अब आखिर में मैं चाहूंगा कि सितार और तबले की जुगलबंदी जो है, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त जी।
क्या ही कहने आप लोगों के, और ये आप दोनों की महारत जबरदस्त। यहाँ तो खैर दिल नहीं कर रहा था कि मैं रोकूं गई। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए जी, सलामत रहिए, थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त हमने आपकी मुलाकात करवाई, आर्टिस्ट है और खुद भी मिले, और शाहजेब और मैं तो किसी और ही दुनिया में चले गए थे सितार सुनते सुनते, और साथ में उनके तलवार नवाज भी मौजूद थे। अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने वक्त पे जाने से पहले कहा था कि आप अगर परेशान हैं कि आपके दाग धब्बे हैं, टू टोन स्किन है, या खुशगवार स्किन जो है वो होने की ख्वाहिश है, मैं समझती हूँ हर एक की ख्वाहिश जो है वो होती है कि स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई वजह होती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, या कोई दाना हुआ तो वो अपनी जगह बना के छोड़ दिया, आपने उस पर खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की होगी तो वो फिर धब्बा छोड़ गया होगा, या सिर्फ जो है ऐसी कोई चीज जिससे आपको लगता है कि मेरी स्किन का आधा कोई हिस्सा जो है वो डार्क है, कोई हिस्सा जो है वो लाइट है, इसको कहते हैं टू टोन या मल्टीपल टोन्स। आज हम ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि हमने जिन एक्सपर्ट को बुलाया है और दावत दी है प्रोग्राम में, उन्होंने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए कि वे इस हवाले से आएं और कुछ चीजें क्लियर करें कि इनकी वजूहात क्या होती हैं, इनके ट्रीटमेंट्स क्या है, और आप और मैं कैसे इन तक पहुंचकर ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। हमने यहाँ आज दावत दी है डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा पीरजादा को। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। गुड मॉर्निंग माया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई आपने तो देखिए, डर्माटोलॉजिस्ट ना हर इंसान का फेवरेट होता है, ये मैं बता दूं आपको। किसकी ख्वाहिश नहीं होती दाग धब्बे ना हो, किसकी ख्वाहिश नहीं होती वन टोन स्किन ना हो। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा के झाइयां और दाग धब्बे होने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, शॉर्ट जल्दी बताइएगा ताकि सवाल में ज्यादा कर सकूं। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू माया। सबसे पहले तो $1 मिलियन आपने एक स्टेटमेंट दी है कि सबकी ख्वाहिश होती है अच्छी स्किन होना, ना सिर्फ खवातीन बल्कि हजरात की भी, यंग लड़कियों से लेके एजिंग विमेन तक। अब जो सवाल है वो ये कि दाग धब्बे झाइयां क्यों होती है, इनकी मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ हमने अपनी जिंदगी में ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं कि हमने ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो बॉडी का है जिसका नाम है स्किन, इसको इग्नोर किया है। हम समझते हैं शायद हम मेकअप के नीचे छुपा कर या कर लेंगे स्किन को अपनी बेटर लुकिंग, बट नो। जैसे वजन कम करने के लिए लाइफ टाइम स्ट्रगल है और एक लाइफ स्टाइल है, उसी तरह स्किन को भी मेंटेन करने के लिए इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी, एंड ये ओवरनाइट नहीं होता। You have शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है, there is no magic. You have to invest in your skin in terms of time, in terms of care and in everything. आपको पता होना चाहिए कि स्किन की केयर के क्या क्या स्टेप्स हैं, और अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे झाइयां जो हमारे पार्ट ऑफ द ग्लोब में, इंडो पाक में, एशियन स्किन के अंदर बहुत कॉमन है ये कि दाग धब्बे पड़ जाना। वजूहात में जेनेटिक रीजंस आते हैं, सन एक्सपोजर आता है। सन एक्सपोजर के लिए मुझे बड़ी हैरत होती है जब पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं हम इंडोर रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते। भाई यू आर एक्सपोज टू फ्लेम्स इन द किचन, खवातीन जा रही है, एंड on top of it the UV light in the room, the blue light, your cell phones, your laptop, cell phone पे 20 मिनट सूरज में खड़े होने से जो डैमेज होता है वो 7 से 8 घंटे आप अगर अपने सेल फोन या लैपटॉप पर है उससे होता है, बराबर है, इक्वल है। सो रात के टाइम अगर आप अंधेरे में सेल फोन ऑन करके बैठे तो प्लीज पुट इट ऑन अ नाइट मोड, ताकि वो ब्लू लाइट की जो इमिशन हो रही है वो कम हो जाए और आपकी स्किन को डैमेज कम हो सके। ओह अच्छा, यानी कि डॉक्टर साहब ये चीज आपने बड़ी, मैंने फर्स्ट टाइम मुझे कैलकुलेशन सुना होगा लेकिन कहते हैं ना कभी क्लिक नहीं किया, लेकिन आज क्लिक कर गया कि अगर आप 1 घंटा या 1-1.5 घंटा सन के सामने खड़े हैं, सूरज के सामने, और अपने मोबाइल फोन के सामने 5-6 घंटे हैं, वो बराबर हो गया। उसके नुकसानात मल्टीपल हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं। बिल्कुल। और एजिंग, देखिए दाग धब्बे के अलावा हमारी स्किन में तो प्रॉब्लम ये है कि हम कंसर्न होते हैं गोरा रंग हो जी, दाग धब्बे हो। रंग वही होता है जो हम अपने जीन्स में लेकर आते हैं, जो हम इनहेरिट करते हैं। What makes it beautiful is a flawless skin. स्किन की हर एज में एक ब्यूटी रहनी चाहिए। आपकी स्किन दाग धब्बों से पाक हो, एक ग्लो हो, एक शाइन हो, ग्रेसफुली एज करें और उसको मेंटेन करें स्किन को। उसके लिए आपको सबसे पहले वजह पता करनी है कि दाग धब्बे क्यों आ रहे हैं, क्या आपको ऐसी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर खवातीन प्रेग्नेंट होती है उस दौरान को कुछ मिलाजमा या कुलाजमा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं वो होता है। समटाइम्स इट्स ट्रांजिएंट, वो चला जाता है, बट एट टाइम्स इट रिमेन्स देयर। वो कैसे मैनेज करे। फिर जब एक्ने की आपने बात की, नेल्स आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ आवर फेस। हमको कुछ भी होता है फेस पे, हम उस पर अपनी खरोंचना शुरू कर देते हैं, तो वो पोस्ट इन्फ्लेमेटोरी हाइपर पिगमेंटेशन करती है स्किन पे, धब्बा छोड़ जाती है। और मैं आपको बात बताऊं, डेप्थ होती है,
मेलाज्मा की या स्किन के धब्बों की, अगर टॉप मोस्ट लेयर है इजी है ट्रीट करना, लेकिन जब ये डीपर हो जाते हैं आप छोड़ देते हैं, ना ये ओवरनाइट आते हैं ना ये ओवरनाइट जाते हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इसको एक रूटीन बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, रूटीन बनाना पड़ता है। और ये आपने कोई शॉर्टकट क्रीमें और शॉर्टकट गोरापन और शॉर्टकट स्किन अच्छी जाए नहीं। अच्छा, क्लियर स्किन यानी साफ स्किन कैसे मुमकिन हो सकती है आज के वक्त में, जबकि मौसम जो है अब सर्दी से हम गर्मी की तरफ आ ही चुके हैं? किस तरह हमें ख्याल करना है ताकि हमारी स्किन शाइन रहे या कम से कम जो है वो क्लियर जरूर हो, साफ स्किन हो? यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन माया। द थिंग इज 9 से 10 महीने हम कराची में खास तौर पे या पाकिस्तान में ही रहते हैं। एंड इवन मैं आपको एक और बात बताऊं, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जितना आप माउंटेनस एरिया में हिल के ऊपर होते हैं, आपको लगता है बर्फबारी में खड़े हैं, आप सूरज के उतना ही करीब है, वहां भी यूवी रेज आपको अफेक्ट कर रही हैं। केयर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, बदलते मौसम के साथ इनसे स्किन की रेजिमेंट चेंज होती है। जो क्रीम या फेस वॉश या साबुन आप पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपनी स्किन की टाइप के हिसाब से और उसकी उस टाइम कंडीशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके लिए आप प्लीज थोड़ा सा ये देखें एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कि आपकी स्किन की टाइप असेस करें। प्राइम इंपॉर्टेंस थिंग इज अ गुड फेस वॉश। गुड फेस वॉश 5 स्टेप की रेजिमेंट में आपको बता रही हूँ। गुड फेस वॉश, देन अगेन इट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर स्किन। इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन है, उसका अलग है, और ड्राई स्किन का अलग है, मिक्स्ड स्किन का अलग है। जी, फेस वॉश आपका एक अच्छा हो गया। फिर उसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, देन यू नीड हाइड्रेशन, उसके लिए मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। उसके बाद एक सन ब्लॉक। एक बड़ा मिसनोमर सन ब्लॉक के बारे में कि हम धूप में नहीं जाते, नहीं लगाएंगे। और सन ब्लॉक के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये कि एवरी 2 आवर अप्लाई करें इसे, क्योंकि वो 2 आवर बाद वेन आउट हो जाता है उसका इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। चौथा स्टेप ये है कि एंटीऑक्सीडेंट, सुपर एंटीऑक्सीडेंट कोई लगाएं, विटामिन सी के सीरम्स इवनिंग के टाइम, मगरिब के बाद। ठीक है, मगरिब के बाद। ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास कोई अच्छी नाइट क्रीम होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो स्किन की स्कैफोल्डिंग, उसके स्ट्रक्चर को बचाते हैं, ना सिर्फ रंग को बल्कि एजिंग को भी। हमें पता नहीं चलता, फाइन लाइंस आती हैं और एकदम पता चलता है हमारी स्किन लटक गई, जाउल्स आ गए, आंखों के नीचे लाइनें आ गई। सो ये सब स्टेप जब आप लेते हैं तो इससे आपकी स्किन मेंटेन रहती है। अच्छा, तो यानी कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, एंटीऑक्सीडेंट सी सीरम और नाइट क्रीम, ये 5 स्टेप हर एक की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। आय से आप बहुत सारे काम भूल सकते हैं, सांस से ना भूल जाए, बट ये स्टेप्स ना भूलें, ये स्टेप्स ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, मैंने इसलिए दोहराया जो आपने बताया डॉक्टर साहब, वो इसलिए क्योंकि जब किसी को ये बताओ ना, अगर अरे इतना कौन ख्याल करेगा, ये आता होगा अक्सर आपको, बहुत ज्यादा है ना, ये बहुत ज्यादा करेगा, तो फिर शिकायत भी ना करें। बट इट्स प्रीटी मच डूएबल माया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, हम दिन में बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारा टाइम निकालते हैं, अननेसेसरी। मेक इट अ लाइफस्टाइल। जो चीज कहते हैं ना 40 डेज तक आप करें, इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। सुबह आपने एक फेस वॉश से मुंह धोया, आपके बेसन पे, सिंक पे, ड्रेसिंग पे, वहीं पर आपके पास मॉइस्चराइजर रखा होना चाहिए, सन ब्लॉक लगा के, देन यू आर गुड टू गो। हाउसवाइफ को अगर किचन में जाना है सुबह उठकर भी ये 3 चीजें करी, फेस वॉश, मॉइस्चराइजेशन, सन ब्लॉक, देन यू गो इन द किचन। प्लीज डोंट गो देयर विदाउट दैट। उसके बाद पूरा दिन अगर आपका ज्यादा स्वेटिंग है, एथलीट है, रन कर रहे हैं, हजरात हैं, या आप बहुत ज्यादा यूवी रेज में एक्सपोज्ड हैं, देन यू हैव टू रीअप्लाई इट आफ्टर 2 आवर्स। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं कि किचन में काम करने वाली खवातीन भी जो हैं वो भी सन ब्लॉक के बगैर ना जाएं किचन में? मस्ट है। अब मेरी क्लिनिक में लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि हम तो इंडोर्स हैं। मैंने कहा मैं भी इंडोर बैठी हूँ, ब्लू शीशे लगे हुए, मेरे सन प्रोटेक्टर लगे हुए, बट आई नेवर लीव होम विदाउट सनब्लॉक। मेरा मॉर्निंग रेजिमेन है कि सनब्लॉक। राइट नाउ इस वक्त आई हैव मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया, 2-4 मिनट छोड़कर उसको फिर मैंने सनब्लॉक लगाया। फिर बाय द टाइम आई केम टू ऑफिस आई हैड अ प्राइमर लगाया अपना आगे से स्प्रे करके। उसके बाद मैंने एक हल्का सा वो करके फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया। बिल्कुल। इफ यू आर वर्किंग देन द नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो। सनब्लॉक के ऊपर फिर आपने जो लगाना है आप लगाइए, एंड देन यू गो एंड देन ट्राई टू रिपीट इट आफ्टर 2 आवर्स। फिर इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल होता है, वो लाइफस्टाइल तो डॉक्टर साहब आप सारी की बात करती हूँ, बट देन अगेन आपकी तरफ राब्ता कर सकते हैं, आपके नंबर्स ऑन स्क्रीन चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, आप मिल जाएंगी, मैं मिल जाऊंगी, तो नहीं करेंगी हमें। एंड मैं एक और बात बताऊं, आई ओन माई पेशेंट्स। वंस दे कम आई गिव देम माई पर्सनल नंबर, और उनको जो भी प्रॉब्लम होती है आई आस्क देम टू कांटेक्ट मी। राइट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर पीरजादा डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत स्पेशल पॉइंटर्स आज लिखवाए, और अगर आपने ये पॉइंटर्स नहीं
नहीं लिखे हैं तो 4 बजे का रिपीट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब आएंगी और ये 5 पॉइंटर्स जो आपने दिन में अपने इसको करना है, अपनाना है। रखिएगा अपना ख्याल, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।